क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द वेज इन विच कम्युनलिज्म पोजेस अ ग्रेट थ्रेट टू द इंडियन डेमोक्रेसी। बच्चे आपको बताना है वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कम्युनलिज्म है वो भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बच्चे मैं बताता हूँ, कम्युनलिज्म जैसा कि आपको पता है, कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को सबसे ऊपर समझते हैं और बाकी धर्म को ऐसी समझते हैं, इसे कहते हैं, इस सोच को कहते हैं आपका कम्युनलिज्म। ये हमारी भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बच्चे खास तौर पे वो भारत जहाँ पर सेक्युलरिज्म है, बच्चे सेक्युलरिज्म को भी बड़ी गौर से सुनिएगा, जहाँ पर सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं वो है भारत। सेक्युलर कंट्री है भारत, ध्यान सुनना, भारत एक सेक्युलर देश है जहाँ पर सारे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मगर कम्युनलिज्म जैसी जो चीज़ होती है ना, कम्युनलिज्म, एक धर्म के लोग अपने आप को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझे, बाकी सबको कमज़ोर, उन्हें दबाएं, उन्हें परेशान करें, तो ये जो कम्युनलिज्म है ये हमारे भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा और कई तरीकों से। समझाता हूँ। पहला पॉइंट, बेटा कम्युनलिज्म की वजह से ना दंगे होते हैं, वायलेंस होता है, रियॉट्स, वायलेंस होता है जिससे लोगों की जान जाती है, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरा, कम्युनलिज्म की वजह से हमारे जो ह्यूमन राइट होते हैं वो छिनते हैं, आम आदमियों के अधिकार। अब भाई देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कम्युनलिज्म हमारी कंट्री में होगा, ठीक है, मान लो अगर हमारी कंट्री में ABCD ये 4 धर्म हैं, ए धर्म के लोग जो है ना वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, बाकी BCD धर्म के लोगों को मतलब नीचा समझते हैं, उन्हें कमज़ोर समझते हैं। अब BCD लोगों के साथ अगर हम बुरा, ए वाले जो है वो बुरा व्यवहार करेंगे तो BCD वालों का ह्यूमन राइट, उनके जो अधिकार है वो तो छिनेंगे ना। तो याद रखना, कम्युनलिज्म की वजह से ह्यूमन के राइट भी वायलेट होते हैं, उनसे छिन जाते हैं। तीसरा, आपको पता है भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब भारत में सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर भारत जैसे देश के अंदर कम्युनलिज्म आएगा तो सेक्युलर कंट्री कहाँ से रहेगा? अगर कम्युनलिज्म आएगा तो मतलब एक धर्म के लोग अपने आप को ज़्यादा ऊपर रखेंगे और बाकी सारे धर्म नीचे रह जाएंगे, तो इससे मिलजुल कर कहाँ से रह रहे हैं? सेक्युलर का मतलब होता है सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहें, और कम्युनलिज्म का मतलब होता है, कम्युनलिज्म से क्या होता है, एक धर्म अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझ लेता है। तो कम्युनलिज्म की वजह से हमारे भारत का जो सेक्युलर का टैग है वो भी छिन जाएगा हमसे। और चौथा पॉइंट है हमारा, डिसइंटीग्रेशन होता है देश में। भाई जिस देश के अंदर कम्युनलिज्म होगा या कम्युनलिज्म जैसी विचारधाराएं आएगी वो देश अंदर से टूटने लगेगा, जिसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन, माने कि देश का अंदर से टूटना। ठीक है बच्चे, तो ये सारे पॉइंट है जो हमारे कम्युनलिज्म की वजह से होंगे, और अगर ये सब चीज़ें होंगी तो इससे हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये सारे पॉइंट है जिसकी वजह से हमें साबित होता है कि कम्युनलिज्म हमारे भारत की डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, डिस्क्राइब देयर मेजर डिमांड। बेटा फेमिनिस्ट आंदोलन क्या होता है और इनकी बड़ी मांगे क्या क्या हैं? बच्चे वो आंदोलन जिसे औरतें या औरतों का संगठन चलाता है अपने अधिकारों के लिए, जिस आंदोलन को औरतें चलाती हैं अपने अधिकारों के लिए, उस आंदोलन को कहते हैं आपका फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये आंदोलनों की सबसे बड़ी डिमांड क्या क्या होती है? बहुत सारी मांगे होती है, मेजर डिमांड बात करेंगे, बड़ी बड़ी डिमांडें। जैसे सबसे पहली डिमांड कि औरतों और आदमियों के जो अधिकार होते हैं वो बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमियों को ज़्यादा राइट मिले, औरतों को कम राइट मिले, दोनों को इक्वल राइट मिलने चाहिए, इनकी पहली डिमांड। दूसरी कि इन्हें ना बच्चे वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है आज भी जहाँ पर औरतों को वोट डालने नहीं दिया जाता। तो ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है, मतलब ये फेमिनिस्ट जो आंदोलन होता है, इसमें ये डिमांड की जाती है कि भैया औरतों को भी वोट डालने का अधिकार मिले। तीसरा इसका राइट होता है इन्हांसमेंट पॉलिटिक्स पावर इन वुमेन, मतलब कि आप बोल लो पॉलिटिकल पावर ऑफ वुमेन, आप बोल लो कि मतलब राजनीति में औरतों की तरक्की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉलिटिक्स में सिर्फ इन्हें भाग मिल रहा है थोड़े छोटे मोटी पदों पे, नहीं। औरतों की ये भी डिमांड है इस फेमिनिस्ट मूवमेंट में कि औरतों को पॉलिटिक्स में इन्हांसमेंट मिले, राजनीति में तरक्की मिले। ये नहीं कि छोटी मोटी पदों में नेता बना दिया, बड़ी बड़ी पोस्ट भी इन्हें मिले, इनकी इन्हांसमेंट हो, माने कि तरक्की हो पॉलिटिक्स के अंदर। और आपका पॉइंट है कि इनकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो, इन्हें शिक्षा बड़े से स्तर पे दी जाए, है ना, शिक्षित हो औरतें ज़्यादा से ज़्यादा, और इनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, माने कि करियर, माने इनको जो अपने लाइफ में करियर है ना, इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए औरतों को। तो ये सारी डिमांड्स इन सब की है फेमिनिस्ट आंदोलन की, जिस आंदोलन को औरतें मिलकर चलाती हैं। ठीक है बच्चे, मैंने आपको फेमिनिस्ट आंदोलन क्या है ये भी समझाया, और इस आंदोलन की कौन कौन सी बड़ी डिमांड है मैंने वो भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3,
वू इज़ अ फेमिनिस्ट, वट वॉज द मेन एम ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। बच्चे फेमिनिस्ट कौन होते हैं और फेमिनिस्ट आंदोलन का मेन मकसद क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फेमिनिस्ट ना सिर्फ औरतों को नहीं कहा जाता, कोई भी ऐसा इंसान चाहे वो आदमी हो या औरत हो जिसकी सोच या विचारधाराएं ऐसी हैं कि आदमी और औरतों को बराबर का अधिकार मिले, जिस व्यक्ति की सोच ऐसी होती है कि भाई आदमी और औरत के अधिकार बराबर होने चाहिए, उस व्यक्ति को फेमिनिस्ट कहते हैं। आप आंदोलन में देख सकते हो सिर्फ आपको यहाँ पर महिलाएं नहीं दिखेंगी, महिलाओं के साथ साथ आपको तस्वीर में पुरुष भी देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर पुरुष भी हैं, तो भाई फेमिनिस्ट आदमी भी हो सकता है और औरतें तो होंगी होंगी भाई, साइड सी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ फेमिनिस्ट आंदोलन, जो फेमिनिस्ट का आंदोलन होता है उसके पीछे का मेन मकसद क्या है। देखो मकसद ये है कि औरतों का एम्पावरमेंट बढ़ाना, ठीक है, उनकी जो आत्मसम्मान है समाज में उसको बढ़ाना। और आप बोल सकते हो बेटा हमारे समाज में पहले क्या होता था, जेंडर के आधार पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। भाई लड़का है तो उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, लड़की है तो उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी। इस सोच को, इस विचारधाराओं को ख़त्म करने का इरादा और इसको ख़त्म करने का जो काम है वो फेमिनिस्ट आंदोलन करता है। ये जो फेमिनिस्ट आंदोलन है वो चाहता है कि जेंडर के आधार पर ये जो जॉब अवेलेबल होती है ना, नौकरियाँ मिलती है, करियर बनता है, ये ख़त्म हो कि भाई ये तो लड़की है, लड़की को तो इतने अच्छे करियर ऑप्शन। जैसे एग्जांपल है मैं एक सिविल इंजीनियरिंग का देता हूँ। अक्सर आप देखना अगर कोई लड़की सिविल इंजीनियरिंग करना चाहती है तो उसको उसके घर वाले यही बोलते हैं, बेटा ये जॉब, ये प्रोफेशन तो लड़कों पे सूट करता है, इसमें तो लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो फिर क्या कर पाओगी, आप थोड़ी लड़कों की तरह इतना हार्डवर्क कर पाओगी। तो बेटा ये गलत है। ये जो जेंडर के आधार पर आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ चुनी जाती है, इसको ख़त्म करता है आपका फेमिनिस्ट आंदोलन। इसके अलावा समाज में औरतों को समाज में हो गया, या फिर कह लो पॉलिटिक्स हो गया, या फिर कह लो आपका इकोनॉमिक राइट हो गया, हर जगह मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, समाज में आदमियों और औरतों का बराबर स्टेटस, पॉलिटिक्स में जितना अधिकार आदमियों को मिलता है भाग लेने का उतना ही अधिकार औरतों को भी मिले, और साथ ही साथ इकोनॉमिक राइट आदमी और औरत दोनों के बराबर हों। ये सारी चीज़ मकसद किसका है, आपका फेमिनिस्ट आंदोलन का, कि भाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इसीलिए आंदोलन को चलाया जाता है। अगर ये सब चीज़ें समाज में एज इट इज़ होंगी, सभी चीज़ों को आदमी और औरतों को बराबर अधिकार मिलेगा, तो वहाँ पर फेमिनिस्ट आंदोलन की कोई ज़रूरत ही नहीं और कोई करेगा भी नहीं उस आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 4, What is the proportion of women in Indian legislature? What is done to promote it? बच्चे हमें बताना है कि इंडियन लेजिस्लेचर जो है, इन भारत का जो विधानमंडल है, उसमें औरत की क्या प्रपोर्शन था, मतलब क्या प्रपोर्शन था औरतों का, उसमें क्या रेशियो थी उनकी, और साथ ही साथ हमने ऐसा क्या किया ताकि इस चीज़ को बढ़ाया जा सके। तो बच्चे अगर हम बात करें भारत जैसे देश की, हमारी जो कंट्री है भारत, तो भारत में ना बच्चे जो भारत का लेजिस्लेचर है उसमें मैं आपको बताऊं तो औरतों का पार्टिसिपेशन आदमियों के मुताबिक बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर ना टोटल मेंबर होते हैं 545। आपको पता है पहले ना 545 मेंबर्स में अगर आप इसका 10% निकालते भी हो तो 54 मान लो, इसका 10% लो, 54 मान लो, है ना। पता है आपको कि पहले के टाइम पे लोकसभा में औरतों की जो मेंबरशिप थी, मतलब औरतों की जो सीटें थी वो 10% भी नहीं थी। मैंने 10% 54 बताई है, इतनी भी नहीं थी भाई। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि लोकसभा में टोटल जितनी भी सीटें थी उसका 10% सीट औरतों के लिए नहीं थी। ठीक है, अगेन मैं बात कर रहा हूँ नहीं थी, अभी तो है, पहले की बात कर रहा हूँ नहीं थी, 10% सीट भी नहीं थी। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, है ना, अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो भैया राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर में तो भैया आपका 5% भी नहीं थी औरतों की सीटें। मतलब जितनी भी इसमें टोटल सीटें होती हैं उसका 5% सीट औरतों के लिए नहीं थी, मतलब 5% से ज़्यादा आदमी, मतलब औरतों के लिए 2 या 3% सीट, बाकी 98-97% आदमियों के लिए। बताओ, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, हम किस तरीके से औरतों को पॉलिटिक्स में आगे की ओर बढ़ाएं, हम औरतों को एम्पावरमेंट, मतलब औरतों का जो योगदान है पॉलिटिक्स में उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या यही दरख्वास्त करी सब लोगों ने कि भैया आदमी और औरतों का जो प्रपोर्शन है उसे बराबर रखो, और बराबर नहीं भी रखते ना तो एटलीस्ट औरतों की जो प्रपोर्शन है उसको बढ़ाओ यार सरकार में। चाहे फिर हम बात करें आपकी राज्यसभा की बात करें या फिर आपकी बात कर रहे लोकसभा की। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी सरकार ने क्या करा, पंचायती राज हो गया या म्युनिसिपैलिटीज हो गया, इन दोनों में एक चीज कंपलसरी कर दी कि भैया पंचायत में जितनी भी सीटें होगी उसका 1/3 सीटें
हमने औरतों के लिए रिजर्व रखनी है, उसमें सिर्फ औरतें होंगी। 1/3 समझाने का मतलब, मान लो पंचायत में 3 सीटें हैं, ठीक है, 3 सीटों में 1 सीट औरत के लिए रखी जाएगी, वुमेन के लिए। ये कहने का मतलब है पंचायत में भी और म्युनिसिपैलिटीज में भी, दोनों में यही चीज श्योर हुई थी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में 1/3 सीटें औरतों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, उसमें सिर्फ औरतें ही बैठेंगी। और इसका कारण और इसके परिणाम से क्या हुआ, 10 लाख औरतों को पॉलिटिक्स में भाग लेने का मौका मिला। 10 लाख औरतों ने पॉलिटिक्स में भाग लिया और आज वो हमारी नेता हैं। ठीक हो, सरकार ने फैसले उठाए और कुछ ना कुछ हुआ ना, तो इसीलिए हमें जागरूक होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए अपने लिए, और अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि सरकार पे दबाव बने और सरकार फिर उस चीज़ को करे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज गांधी जीज व्यू ऑन रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स। गांधी जी का क्या नज़रिया था धर्म को लेकर और राजनीति को लेकर। तो बच्चे मैं आपको बताऊं, हमारे गांधी जी का धर्म और राजनीति को लेकर क्या नज़रिया था। गांधी जी ऐसा मानते थे कि रिलीजन को, ये जो रिलीजन दिख रहा है आपको, इसको पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। गांधी जी का ऐसा मानना था कि हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। क्यों? और ऐसा कहना उनका किसी एक धर्म को लेकर नहीं था बच्चों, सारे धर्मों की वो बात कर रहे थे, सारे, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं कह रहे थे, सभी धर्मों को लेकर कह रहे थे। उनका ये मानना था कि हमारी जो राजनीति होती है ना बच्चे, राजनीति चलती ही धर्म की वजह से। समझाता हूँ कैसे। बेटा हमारे रिलीजन्स में, चाहे कोई सा भी धर्म हो, हमारे रिलीजन्स में नियम है, प्रावधान है, हर तरीके के नियम है, तो इन्हीं रिलीजन से गाइड कर कर पॉलिटिक्स चलाई जाती है। ऐसा गांधी जी का मानना था कि धर्म से ही प्रभावित होकर, धर्म के कुछ अच्छे शास्त्र, कुछ नीति, कुछ एथिक्स को लेकर, इससे प्रभावित होकर हम उसे पॉलिटिक्स में फॉलो करते हैं, जिससे हमारी पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसको एक पॉजिटिव वे में बोल रहे थे गांधी जी। गांधी जी का मानना था कि धर्म में हमारे बहुत सारे अच्छे प्रावधान हैं, कुछ अच्छे नियम हैं, जिनसे प्रभावित होकर हमें क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स को चलाना चाहिए। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि रिलीजन्स के बने हुए एथिक्स जो होते हैं, समझ रहे हो, रिलीजन से जो हम एथिक्स होते हैं ना, मतलब कुछ नीतियां होती हैं हमारी धर्म की, जिसको लेकर हम पॉलिटिक्स को चलाते हैं। इस वजह से गांधी जी कहते थे कि बिना रिलीजन के, मतलब रिलीजन को हटा देंगे तो पॉलिटिक्स चलेगी कैसे, क्योंकि रिलीजन्स के बनाए हुए कुछ एथिक्स, कुछ नीति है, कुछ नियम है, जिसको हम पॉलिटिक्स में डालते हैं ताकि राजनीति चले। समझ रहे हो। इसी वजह से गांधी जी का मानना था कि हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। तो बच्चे कास्ट में ना जो पॉलिटिक्स होती है उसके कुछ अच्छे प्रभाव बताने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो जातिवाद होता है ना हमारे राजनीति के अंदर, इसके बहुत ही अच्छे फायदे हैं। जैसे कि पहला, जो हमारी छोटी जाति के लोग होते हैं, जैसे कि दलित हो गया और ओबीसी हो गया, इन्हें मौका मिलता है राजनीति में भाग लेने का, है ना। अब भाई अगर पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट सिस्टम आएगा कि भाई हर जाति के लोगों को वोट, मतलब पॉलिटिक्स में भाग लेने का मौका मिले, इससे क्या होता है, ओबीसी और दलित के लोगों को भी मौका मिलता है कि वो पॉलिटिक्स में भाग ले पाए। और अगर वो पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं तो इससे क्या होगा, उन्हें भाई फायदा ही तो होगा, जाहिर सी बात है ना। दूसरा पॉइंट बताता हूँ बच्चे, ये लोग ना जो दलित होते हैं, ओबीसी, अगर ये पॉलिटिक्स में खुद होंगे तो ये अपनी, मतलब अपने समुदाय के लिए ज्यादा अच्छे फैसले ले पाते हैं, है ना। अब मान लो मैं खुद दलित हूं और अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो मैं ज्यादा दलितों के लिए अच्छे काम कर पाऊंगा, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम दलित कम्युनिटी ना। उसी तरह अगर कोई ओबीसी है और वो भी पॉलिटिक्स के अंदर जाता है, तो अगर वो खुद पॉलिटिक्स में होगा तो ज्यादा अच्छे फैसले ले पाएगा अपने दल के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसकी गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, बाकी ये जो जितनी अदर पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है, ये बाकी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर जोर देती हैं, है ना। ये बाकी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है ना, जैसे ये सारी मैं लगा रहा हूं ना, ये सब मिलकर ना सरकार पर जोर देती हैं कि भाई आप दलितों के लिए कुछ करो, है ना। जिससे क्या होता है, सारे के सारे नारेबाजी और बार बार, हाँ, जो हमारी जिसकी सरकार होती है उस पार्टी पे दबाव डालती है कि दलितों के लिए और ओबीसी के लिए अच्छे हालात लेकर आओ, उनके लिए अच्छे अच्छे नियम लेकर आओ, उनके लिए कुछ फायदे लेकर आओ। और ये सब चीजें होने से क्या होता है, दलितों का और ओबीसी जाति या फिर लोअर कास्ट कह लो, इनका फायदा होता है, इनको कुछ चीजें मिल पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, mention the factors that people keep in mind during elections except the caste। हमें वो चीज़ें बतानी है बच्चों जो लोग अक्सर अपने दिमाग में रखते हैं इलेक्शंस के दौरान। चीज़ें कौन कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपने दिमाग में रखते हैं जातियों को हटाकर, ठीक है। बच्चे देखिए, जब भी हमारे देश में इलेक्शंस चलते हैं,
लोग अक्सर ये चीज सोचते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना काम ज्यादा अच्छे से किया था ताकि उसी को वोट दें। ये सबको पता है भाई, हमेशा हम लोग ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं भी वोटर हूं यार, है ना, मैं कोई अलग नहीं हूं। तो हम लोग ज्यादातर ये चीज सोचते हैं ना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का काम सबसे ज्यादा अच्छा था, ठीक है। और दूसरी चीज, बच्चे वोटर्स ना इस चीज को भी ध्यान रखते हैं कि कौन सा जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा, मतलब जो हमारे समुदाय से और हमारे बीच में से बिलोंग करता होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब मान लीजिए मेरी गली से ही कोई नेता खड़ा हुआ है और वो जीतता है, तो मैं तो उम्मीद ये करूंगा ना मेरी गली का नेता ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो हमारे ही बीच में से है। तो वोटर्स के दिमाग में ये रहता है कि जो हमारी ही कम्युनिटी से, वोटर्स के दिमाग में ना ये रहता है जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जो सेम कम्युनिटी के होते हैं, मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा आप में इंटरेस्ट लेगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी होता है तो वो नहीं सोचेगा। जैसे मान लो कोई दूर का इलाके का नेता को खड़ा हो गया, मान लो कोई दूर रहता है नेता, वो खड़ा हुआ हमारे लिए, तो मेरे दिमाग में भी ये रहेगा, यार ये तो मुझे इतना अच्छे से जानता भी नहीं, तो ये हमारे लिए इतना अच्छे से वर्क कैसे कर पाएगा। मतलब हमारे इलाके से बिलोंग करेगा या फिर हमारे को नोन होगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। नोन ही नहीं होगा, हमें जानता ही नहीं होगा, वो कैसे पहचानेगा हमारी प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेटस, माने कि ये जो हमारी अर्थव्यवस्था का स्टेटस है ना, ये बहुत अलग अलग होता है। मतलब जैसे समझाता हूँ इसका मतलब, भाई देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको राइट में दिख रहा होगा अमीर है और दूसरी तरफ गरीब दिख रहे होंगे, आदमी औरत। तो पता है हर इंसान का सोचने का नज़रिया अलग होता है उसके इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से। इस चीज़ को ध्यान रखना। अमीर आदमी इलेक्शंस के दौरान पे किसे वोट देना है किसे नहीं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। वहीं अगर हम बात करें गरीब लोगों की, तो गरीब लोगों का सोचने का नज़रिया अलग है। देखो एक अमीर है, वो ये सोचेगा मैं ऐसी गवर्नमेंट लेकर आऊं जो गवर्नमेंट मेरे बिजनेस पे कम टैक्स लगाए, मेरे लिए अलग से, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बोल लो, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाए मेरे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। वहीं हम दूसरी ओर बात करें गरीब लोगों की, तो गरीब ये सोचते हैं कि हम ऐसी सरकार चुने जो हमारी गरीबी मिटाए, हमारे को राशन दे, या फिर हमारे लिए कोई घर सुविधा करवा दे, है ना, हमारे लिए कोई घर अलॉट करवा दे। तो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत डिपेंड करता है सोचने का नज़रिया, सोचने के नज़रिए पे। अमीर अलग तरीके से सोचते हैं तो गरीब वहीं दूसरे अपने अलग तरीके से, लेकिन सब अपने हालात के अकॉर्डिंग सोचते हैं, कोई गलत नहीं है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म सेक्युलर मीन, वाई डिड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सपोर्ट अ सेक्युलर स्टेट। बेटा यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं, सेक्युलर का मतलब क्या होता है और हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने सेक्युलर देश को ही क्यों चुना। तो मैं आपको बताता हूँ सेक्युलर। बेटा सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। सेक्युलर का मतलब है जिस जगह पर सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें उसे कहते हैं सेक्युलर। और आप सब जानते हैं हमारा भारत सेक्युलर है, ठीक है, हमारे भारत के अंदर सेक्युलरिज्म है बिकॉज हमारे भारत के अंदर सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। अब हमारे भारत में डेमोक्रेसी भी है, और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि डेमोक्रेसी में कम्युनलिज्म हमेशा एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। अगर आप भूल गए हैं कम्युनलिज्म का मतलब, मैं दोबारा बताता हूं आपको, किसी एक धर्म की विचारधारा कि हम सबसे बड़े हैं बाकी धर्म के लोग सबसे नीचे हैं, ऐसी विचारधाराओं को हम कम्युनलिज्म कहते हैं, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो कम्युनलिज्म है ना, ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे संविधान बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, सेक्युलर हमारे भारत में लेकर आए। अब सेक्युलर लाने का कारण उसमें देखो क्या क्या प्रावधान थे। सबसे पहला प्रावधान ये था कि हमारे भारत में जितने भी धर्म है किसी को भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिलेगा। माने कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जो भारत का सबसे बड़ा धर्म बने। साफ बोला कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि भैया हमारे भारत में सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे, सारे धर्म बराबर। इसी को कहते हैं आपका सेक्युलरिज्म, मतलब कि किसी भी धर्म को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, सारे धर्म एक बराबर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और आपने तो सुना ही होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। तो यही चीज़ सेक्युलरिज्म से फॉलो होती है। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इस कम्युनलिज्म की सोच को हमारे देश से जड़ से निकालने के लिए वो लेकर आए सेक्युलरिज्म, कि भारत में कोई भी धर्म बड़ा नहीं होगा, सारे धर्म बराबर होंगे, सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे।